नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका माय फाइनल एग्ज़ाम पर। तो आज हम आपके लिए दूसरी वीडियो लेके आए हैं जो फर्स्ट पार्ट था सेल स्ट्रक्चर का। जहाँ पे हमने वो छोड़ा था वहीं से हम दूसरी वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। हमने छोड़ा था कि जो अध्ययन की सुगमता से हमने जो कोशिका को 3 भागों में विभाजित किया था अध्ययन के लिए, तो वो था कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। ठीक है, तो इन्हीं का अध्ययन हम आगे करेंगे। तो चलिए, जो कोशिका द्रव्य होता है तो बता दें कि कोशिका द्रव्य एवं केंद्रक को सम्मिलित रूप से यानी कोशिका द्रव्य और केंद्रक जब साथ जुड़ जाते हैं तो उसे जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। ये क्वेश्चन बन सकता है कि प्रोटोप्लाज्म किसे कहा जाता है, तो बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके पास और एक ऑप्शन ये भी होगा कि कोशिका द्रव्य और केंद्रक के सम्मिलित रूप को प्रोटोप्लाज्म कहा जाता है। तो आइए पढ़ते हैं आगे कि कोशिका झिल्ली जो 3 भागों में हमने विभाजित किया था उसमें सर्वप्रथम है कोशिका झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन। तो प्रत्येक कोशिका के सबसे बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम और लचीली झिल्ली होती है जिसे कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। कोई भी कोशिका हो उसके बाहर चारों ओर एक बहुत पतली मुलायम झिल्ली रहती है, ठीक है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। ये प्रत्येक कोशिका में पाई जाती है। ये झिल्ली क्या होती है, जीवित होती है और अर्धपारगम्य होती है। अर्धपारगम्य होती है मतलब ये कुछ पदार्थों को ही अंदर बाहर आने जाने देती है, सभी पदार्थों को नहीं, ठीक है। इसलिए इसे चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है यानी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। कुछ ही अणुओं को जाने देती है, सब अणुओं को नहीं जाने देती। अगर हम इस झिल्ली को इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी से देखें तो ये कैसे दिखाई देती है, ये दिखाई देती है एक दोहरी झिल्ली के रूप में जिसमें बीच बीच में अनेक छिद्र उपस्थित होते हैं, ठीक है। और कैसे बनी होती है अगर हम इसको देखें, अगर हम देखें कि ये कैसे बनी रहती है तो जो इसका संगठन होता है वह प्रोटीन और लिपिड का बना होता है, ठीक है। इसमें जो 2 परत होती है वो प्रोटीन की होती है और एक परत जो रहती है वो फास्फोलिपिड की रहती है, ठीक है। कोशिका झिल्ली एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है। अगर हम इसके फंक्शन देखें कि मतलब इसके क्या कार्य होते हैं तो कार्य बताते हैं आपको। कोशिका झिल्ली जो होती है वो एक सीमित झिल्ली का कार्य करती है, यानी सीमित मतलब यानी कोशिका का आकार बनाए रखती है, ठीक है। जिस आकार में वो है उसी आकार में उसे रखने का प्रयास करती है। साथ ही साथ क्या होता है, ये कोशिका को यांत्रिक सहारा प्रदान करती है, ठीक है। और ये भिन्न भिन्न प्रकार के अणु को बाहर निकालने एवं अंदर आने में नियंत्रण रखती है। यानी जो सेलेक्टिव ये होते हैं पदार्थ होते हैं उन्हीं को अंदर और बाहर जाने देती है, सभी को नहीं जाने देती है और इस कार्य में यह मदद करती है। जंतु कोशिकाओं में क्या होता है कि जंतु कोशिकाओं में यह सीलिया, फ्लैजेला और माइक्रोविलाई आदि के निर्माण में सहायक होती है। ये क्या होते हैं, इनके गमन अंग होते हैं, ठीक है। ये मूवमेंट करते हैं इन अंगों से, जैसे सीलिया हो गया, फ्लैजेला हो गया और माइक्रोविलाई हो गया आदि के निर्माण में सहायक होते हैं। आपको बताएंगे कोशिका झिल्ली के संरचना के बारे में। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वह दो स्तरों से बनी होती है, एक प्रोटीन स्तर और एक लिपिड स्तर। प्रोटीन स्तर की 2 परतें होती हैं और लिपिड की एक परत होती है, वह दो प्रोटीन स्तरों के बीच में रहती है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि ये रहा हमारा प्रोटीन स्तर और ये बीच वाला जो स्तर है ये हमारा फास्फोलिपिड स्तर होता है, ठीक है। और ये रही हमारी एक कोशिका। ये छोटा सा जो भाग है मतलब ये पूरी कोशिका झिल्ली है और हम एक छोटे से भाग को हम अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी में देखते हैं तो वो हमें इस प्रकार से दिखाई देगा और इसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। जब हम इसे देखेंगे तो ये हमें इस प्रकार से दिखाई देगी। 2 प्रोटीन स्तर हो गए और बीच में हो गया ये फास्फोलिपिड स्तर। हम बताएं ये जो संरचना है ये किसने दी थी हमें, सैंडविच ने दी थी। उस वैज्ञानिक का नाम था सैंडविच, ठीक है। अब हम आपको बताएंगे आगे कि जो कोशिका भित्ति होती है वो क्या होती है। प्लांट सेल में क्या होता है कि चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा घिरी रहती है। प्लांट सेल जो होती है वो चारों ओर से एक मोटे और कड़े आवरण द्वारा
घिरी रहती है। और इसी आवरण को क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति कहते हैं। कोशिका भित्ति क्या होती है? वो मोटे और कड़े आवरण यानी कठोर आवरण के द्वारा घिरी रहती है। यह मुख्यतः क्या होता है? सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है। अब सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक जटिल पदार्थ है जो पादप कोशिकाओं को संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है। इसी कारण कोशिका भित्ति कड़ी और मजबूत होती है। कोशिका सेलुलोज किसे कहते हैं? तो ये एक जटिल पदार्थ होता है और ये केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, ना कि जंतु कोशिकाओं में। ठीक है। और ये संरचनात्मक दृढ़ता प्रदान करता है पादप कोशिकाओं को। फंक्शन बताएंगे तो फंक्शन क्या होते हैं इसके? ये पादपों को एक निश्चित रूप प्रदान करती है। ठीक है। ये पादपों को एक निश्चित रूप प्रदान करती है और यह पादप कोशिकाओं को सुरक्षा तथा यांत्रिक सहारा प्रदान करती है। जो पादप कोशिकाएं होती है उनकी सुरक्षा करती है और यांत्रिक सहारा यानी मैकेनिकल सपोर्ट प्रदान करती है। यह कोशिका झिल्ली की रक्षा करती है तथा कोशिकाओं को सूखने से बचाती है। यानी जैसे भी कोई कोशिका के अनुकूल कोई वातावरण नहीं है तो उससे बचाने का ये काम करती है। ठीक है। अब आता है दूसरा हमारा, पहला था कोशिका झिल्ली, दूसरा था हमारा कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म के बारे में हम पढ़ेंगे। प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो, पहले प्रोटोप्लाज्म किसे कहते हैं? तो जो प्रोटोप्लाज्म था वो कोशिका द्रव्य यानी साइटोप्लाज्म और केंद्रक को सम्मिलित रूप से प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है। अब प्रोटोप्लाज्म का वह भाग यानी प्रोटोप्लाज्म किससे बना है? साइटोप्लाज्म और केंद्रक से। तो प्रोटोप्लाज्म का वह भाग जो कोशिका भित्ति एवं केंद्रक के बीच होता है। कोशिका भित्ति, ठीक है, यानी सेल मेम्ब्रेन और केंद्रक यानी बीच में जो केंद्रक रहता है उसके बीच जो वो द्रव भरा रहता है उसे प्रोटोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म कहते हैं। इसमें अनेक अकार्बनिक पदार्थ व कार्बनिक पदार्थ होते हैं जो निर्जीव पदार्थ हैं। इनमें बहुत सारे पदार्थ होते हैं जो कार्बनिक भी हो सकते हैं और अकार्बनिक भी होते हैं, लेकिन होते हैं निर्जीव। कोशिका द्रव्य जो होता है एक बहुत गाढ़ा होता है, पारभासी एवं चिपचिपा पदार्थ है। इनमें अनेक रचनाएं उपस्थित होती है जिन्हें कोशिकांग कहा जाता है। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, कोशिकाएं जो होती है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है यूकेरियोटिक कोशिकाएं और दूसरी होती है प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। यूकेरियोटिक कोशिकाओं में क्या होता है, जो कोशिकांग होते हैं वो झिल्ली युक्त होते हैं। ठीक है, उनमें झिल्लियां पाई जाती है यूकेरियोटिक कोशिकाओं में, जबकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में जो कोशिकांग होते हैं ये झिल्ली युक्त नहीं होते। यूकेरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग झिल्ली युक्त होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के कोशिकांग जो होते हैं वह झिल्ली युक्त नहीं होते हैं। इस बात को याद रखना, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। कोशिका द्रव्य में जो कोशिकांग पाए जाते हैं वो बहुत से कोशिकांग पाए जाते हैं और उनका अध्ययन हम करेंगे यहाँ। चलो हम आपको बताते हैं। सबसे पहला कोशिकांग है अंतःप्रद्रव्य जालिका यानी इंडोप्लाज्मिक रेक्टिकुलम। इसकी खोज किसने करी थी? इसकी खोज करी थी पोर्टर ने और नामकरण भी इन्होंने ही करा था। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि जंतु एवं पादप कोशिकाओं के जो कोशिका द्रव्य में अत्यंत सूक्ष्म होती है, शाखित होती है और झिल्लीदार और अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है। इस जाल को अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। सभी प्रकार की कोशिकाएं, वह जंतु भी हो सकती है और पादप कोशिका भी हो सकती है, और उसके जो कोशिका द्रव्य में रहते हैं ये, ठीक है, और ये कैसे रहते हैं? अत्यंत सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म होंगे ये, ठीक है, शाखित होते हैं यानी ब्रांच्ड होते हैं, झिल्लीदार होते हैं, अनियमित नलिकाओं का घना जाल होता है यानी ये नलिका के जैसे होता है, नलिका सदृश होते हैं और बहुत घना जाल बनाया रहता है इन्होंने। इस जाल को क्या कहते हैं? अंतःप्रद्रव्य जालिका कहते हैं। ये क्या होता है? अगर हम इसका कंपोजिशन देखें यानी संगठन देखें तो ये किससे बनी होती है? तो यह लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। ठीक है, कोशिकाओं में इनका विस्तार कभी कभी केंद्रक की बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। ठीक है, इनका विस्तार कहाँ तक हो सकता है? तो इनका विस्तार हो सकता है केंद्रक की बाह्य झिल्ली, जो केंद्रक रहता है उसकी बाह्य झिल्ली से प्लाज्मा झिल्ली तक होता है। इनका विस्तार यहाँ तक हो सकता है।
ठीक है, अब हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ ईआर यानी इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप से कितने प्रकार की हो सकती है। तो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की होती है, एक होती है स्मूथ और दूसरी होती है रफ, यानी SER RER। SER से स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और RER से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सबसे पहले आता है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसमें इसे स्मूथ क्यों कहा गया है, सबसे पहले हम इस बात को समझेंगे। जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होते हैं उनमें क्या होते हैं, राइबोसोम चिपके रहते हैं, और स्मूथ में क्या होता है, इसमें राइबोसोम नहीं चिपके होते हैं, यानी वो चिकनी होती है। ठीक है, बिना राइबोसोम के, यानी वो चिकनी होती है, इसलिए इसे स्मूथ कहा गया है। ठीक है, और इसका कार्य क्या होता है, तो ये लिपिड स्राव के लिए उत्तरदायी होते हैं। इनसे जो होता है वो लिपिड स्राव होता है, यानी लिपिड सिंथेसिस का कार्य करती है स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दूसरी होती है खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका। और इस प्रकार के ईआर के झिल्ली में क्या होता है, जो छोटे छोटे कण पाए जाते हैं जिन्हें राइबोसोम कहा जाता है। इनमें राइबोसोम पाए जाते हैं, इसलिए इसे खुरदुरी अंतःप्रद्रवी जालिका कहते हैं। इसका फंक्शन क्या है, तो इसका फंक्शन है प्रोटीन सिंथेसिस का। SER का क्या था, लिपिड सिंथेसिस का, और RER का है प्रोटीन सिंथेसिस का। ठीक है, अब हम ER के फंक्शन के बारे में और जानेंगे। तो ER केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों के लिए जाने का पथ बनाती है। जो ER होती है वह केंद्रक से कोशिका द्रव्य में आनुवंशिक पदार्थों के लिए जाने का पथ बनाती है। ठीक है, यह कोशिका द्रव्य को यांत्रिक सहायता भी प्रदान करती है। ये कोशिका द्रव्य को क्या करती है, यांत्रिक सहायता प्रदान करती है। यह कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट, ठीक है, एवं केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेती है। क्या होता है जब कोशिका विभाजन होता है, तो कोशिका विभाजन के बारे में हम आपको दूसरी वीडियो में बताएंगे। ठीक है, तो क्या होता है कोशिका विभाजन में, जब कोशिका प्लेट बनती है, ठीक है, और केंद्रक झिल्ली के निर्माण में भाग लेते हैं। जब केंद्रक झिल्ली का निर्माण होता है और जब कोशिका प्लेट बनती है, तो ये क्या होता है, जो ER होता है वो भाग लेता है। इसके कारण ही क्या होता है, कोशिका का सतही क्षेत्र काफ़ी बढ़ जाता है, यानी सरफेस एरिया। इसी कारण यानी ER के कारण ही कोशिका का सरफेस एरिया काफ़ी बढ़ जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। लेके आएंगे आपके लिए जल्द ही दूसरी वीडियो, इसके ही पार्ट 3 को, जिसमें हम आपको बताएंगे केंद्रक के बारे में और कोशिका द्रव्य में जो बहुत से ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, कोशिकांग पाए जाते हैं, उनके बारे में भी बताएंगे। अभी के लिए धन्यवाद। और अगर हमारी ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कर देना।